ये 2017 की बात है। 2017 में मैं पहली बार बिजनेस के लिए मैं गया था अफ्रीका। 2017 अप्रैल मई, बराबर। 2017 में पहली बार गया था वहाँ बिजनेस के लिए। बिजनेस वीज़ा लिया था, फिर वहाँ हमने अब हमारी कंपनी भी स्टार्ट की थी। 2020 तक उसको रन भी किया। और ये एक रिस्क वाला ही काम था, तो उसमें कुछ फेलियर्स भी आए, घाटा भी हुआ। 2020 में जब कोरोना आया तो फिर वो सब काम बंद करके छोड़ दिया वहीं पर अभी। तब तक तो केची धाम आश्रम क्या है मुझे पता नहीं था। और इसमें भी कहीं पर भी केची धाम आश्रम के जिसने स्थापना की थी, वो चमत्कारिक संत जिसको दुनिया मानती है, खासकर अमेरिकन के जो बड़े बड़े लोग हैं, वो तो काफ़ी लोग इसके फॉलोवर्स हैं, वो है नीम करोली बाबा। हाँ, तो हर्षद भाई, अभी आपने ये बुक के बारे में बात कर रहे हैं, तो इस बुक से ऐसा क्या चीज़ निकलता हुआ आ रहा है जो कि बहुत ही यूनिक है? ये मैंने आपको जैसा बुक्स के बारे में, इस पब्लिकेशन के बारे में बताया ना, वो इसका सफ़र 50 साल लंबा है, बराबर। 35 साल से तो मैं ये सब बुक्स पढ़ रहा हूँ। तो 35 साल में और सब स्कोप है, सफारी है, इंग्लिश सफारी है, जिप्सी है। उसके अलावा वो जो मंथली पब्लिश करते थे, उसके अलावा भी वो लोग कभी टाइम टाइम पे ऐसी बड़ी बुक फॉर्मेट में बुक्स पब्लिश करते थे। तो सबका कलेक्शन मिलाया जाए तो करीब करीब 500 साढ़े 500 बुक्स होते हैं। दूँ कि अगर ये पॉडकास्ट, ये वीडियो देखने वाले लोग अब उन 10% लोगों में से है, तो ये पूरा वीडियो आपके लिए ही बहुत ही परफेक्ट, यूनिक है। बहुत यूनिक और परफेक्ट होने वाला है। हाँ, तो आप बता रहे थे कि इमोशनल क्वेश्चन आजकल काफ़ी ज़्यादा चर्चा भी चल रहा है और इसके ऊपर फोकस भी किया जा रहा है। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? और कई बार होता है ना कि हम कोई काम स्टार्ट करते हैं, तो अगर हम वहाँ से अगर फेल हो जाते हैं, तो कई लोग कहते हैं कि अगर फेलियर से हमारा दिमाग खराब होता है, और कुछ लोग कहते हैं कि फेलियर से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आप इसको किस नज़रिए से देखते हाँ, देखिए, ये इम्पोर्टेंट सवाल है EQ के बारे में, इमोशनल क्वेश्चन के बारे में। क्योंकि जब एक आप फेल होते हैं, आपके जीवन में फेलियर आता है, तो वो सबसे पहले आपकी फाइनेंशियल कंडीशन या आपकी जो फिजिकल कंडीशन है उसको तो डिस्ट्रॉय करता ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये किसी चीज़ को नुकसान करता है, वो है आपके इमोशंस। हैं? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हुआ नीरज कुमार और मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। दोस्तों, आज मैं पहली बार यूट्यूब पे पॉडकास्ट स्टार्ट किया हूँ और आज हमारे साथ है हर्षद भाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो कि आप हमारे चैनल पे आए हुए हैं। थैंक यू और नमस्कार, प्रणाम नमस्कार, आपको, नमस्कार। आपके सभी दर्शकों को। और आपके इस पहले पॉडकास्ट के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। यस, यस। तो सबसे पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए सर। जी हाँ, ज़रूर। जी, मेरा नाम हर्षद भाई है, हर्षद कोलड़िया। और मैं गुजरात के सूरत शहर से बिलोंग करता हूँ। और फ़िलहाल अपने परिवार के साथ सूरत शहर में ही रहता हूँ। और जैसे कि सूरत शहर अपनी डायमंड इंडस्ट्रीज़ और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए काफ़ी फेमस है। तो जी हाँ, मैं भी इन दोनों चीज़ों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और 7621038084 ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर ये वीडियो देखकर कोई दर्शक मेरा कॉन्टैक्ट करना चाहता है तो बेशक मेरा कॉन्टैक्ट कर सकता है। फ़ोन नंबर यह है मेरा, फ़ोन पे या व्हाट्सएप मैसेज पे, कैसे भी आप मेरा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यस। और इस पॉडकास्ट की शुरुआत में ही मैं आपको बता दूं कि पिछले लंबे अरसे से मैं ऐसा एक प्रेजेंटेशन तैयार करने की सोच रहा था। और पिछले महीने तो मैंने एक ऐसा वीडियो बनाकर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और अपने व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट में जितने भी लोग हैं उसको ये वीडियो भेजने की सोच रहा था। और ये वीडियो बनाने का जब मैं प्लान ही कर रहा था,
तभी कुछ दिन पहले अचानक से आपसे मुलाकात हो गई। अब इसे आप इत्तेफाक समझे या प्लानिंग ऊपर वाले की समझे, वो आपको इस वीडियो में आगे चल के पता चलेगा। यस तो आज इस पॉडकास्ट में मैं आपके साथ हूँ यस यस और आपके साथ वो सभी बातें शेयर करूंगा जो मैं बताना चाहता हूँ। यस और आपके दर्शकों को भी बता दूं कि अगर ये पॉडकास्ट, ये वीडियो देखने वाले लोग आप उन 10% लोगों में से है, तो ये पूरा वीडियो आपके लिए ही बहुत ही परफेक्ट, यूनिक होने वाला बहुत यूनिक और परफेक्ट होने वाला है। और इस वीडियो में आप एंड तक बने रहिए, है। यस क्योंकि ये 3 सिलेबस ही है जो हर इंसान को बर्थ से लेकर डेथ तक कैरी करता रहता है। यस और ये तीनों के नाम है या उसकी पहचान है कि पहला है IQ, IQ दूसरा है EQ EQ और तीसरा है SQ। SQ अब जैसे देखिए कि हम जैसे स्कूल में पढ़ने बैठते हैं, यस तो हमारी स्कूलिंग के भी पार्ट होते हैं कि 1 से इतने क्लास तक की पढ़ाई हमारी प्राइमरी कही जाती है, यस उसके बाद की सेकेंडरी कही जाती है, उसके बाद की हायर सेकेंडरी कही जाती है। तो इसी ये क्वेश्चन जो है, जिसको किसी चीज़ या मापदंड का एक यूनिट कहा जाए, क्वेश्चन, यस तो इंसानों की ज़िंदगी में भी ये IQ, EQ और SQ इसी रूप में चलते हैं कि जैसे IQ है ना, यस IQ को आप समझ लो कि ये आपके जीवन का प्राइमरी सिलेबस है। यस IQ को प्राइमरी बोलो तो EQ को आप सेकेंडरी बोल सकते सेकेंडरी हो। बोल सकते ये सेकेंडरी सिलेबस है जीवन का। और सेकेंडरी के बाद जो हायर सेकेंडरी आता है वो होता है SQ। हो SQ IQ मतलब इंटेलिजेंट क्वेश्चन, यस EQ मतलब इमोशनल क्वेश्चन यस और SQ मतलब स्पिरिचुअल क्वेश्चन। यस IQ जरूरी है, IQ से भी ज्यादा जरूरी है EQ। EQ और IQ और EQ दोनों हो तो फिर उससे भी ज्यादा जरूरी हो जाता है SQ। SQ और कभी कभी तो कितने किस्सों में तो सिर्फ SQ ही सबसे अहम रोल निभा रहा है। यस ऐसे कई कैरेक्टर है हमारी दुनिया में, ऐसे कई लोग हो गए हैं। यस और ये कुछ समझो कि ये सीक्रेट टाइप का भी है और कुछ लोगों ने ये सीक्रेट जान भी लिया है और अपने जीवन में अप्लाई भी करते हैं। तो हर्षद भाई, हमारे माइंड में कई दिनों से एक सवाल चल रहा था और हो सकता है कई लोगों के माइंड में भी सवाल चलता होगा कि IQ EQ SQ इन तीनों सिलेबस का कॉन्सेप्ट कैसा होगा, इसके बारे में बताइए। हाँ, ज़रूर बताऊंगा। देखिए, IQ का मतलब होता है इंटेलिजेंट क्वेश्चन। यस मतलब कि किसी इंसान का IQ मापना मतलब कि उसकी बुद्धि क्षमता को नापना। यस जैसे आपका बुद्धि ले क्षमता मतलब आपके आइडियाज़ जो दिमाग में आते हैं और उसको आप अप्लाई करते हो, उससे क्या रिजल्ट निकलता है, आपकी बातचीतों से आपका IQ लेवल नापा जा सकता है। यस और IQ को एक सिलेबस के रूप में देखें तो ये सिलेबस कहाँ पढ़ाया जाता है, यस तो उसके जवाब में होगा कि आज का जो स्कूलिंग सिस्टम है, हाँ आज के जो स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, ये हर जगह पे आप जो भी नॉलेज लेते हो यस वो आपके IQ को डेवलप करता है, आपकी बुद्धि क्षमता को बढ़ाता है। हाँ और हर इंसान की बुद्धि क्षमता के हिसाब से ही हर इंसान अपनी अपनी लाइफ में अचीवमेंट पाते हैं। तो IQ ये समझो कि ये प्राइमरी सिलेबस है। और IQ का सिलेबस कंप्लीट करवाने वाले जो स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, इसकी पढ़ाई भी आप समझो कि एक आप प्राइमरी लेवल तक इसको एक्सेप्ट कर सकते हो या प्राइमरी लेवल तक उसका मापदंड कर सकते हो। ये प्राइमरी है हमारे जीवन के लिए, हमको जो चाहिए उसका सिर्फ प्राइमरी सिलेबस ही कंप्लीट हुआ।
यस आईक्यू डेवलपिंग के लिए हमने जो स्कूलिंग की, कॉलेज गए, डिग्रीज हासिल की, वो सिर्फ आपका प्राइमरी सिलेबस कंप्लीट हुआ। यस देखिए, ईक्यू जो दूसरा सिलेबस है हमारा, ईक्यू यस मतलब इमोशनल क्वोशंट। यस और इमोशनल क्वोशंट के बारे में तो आज बहुत चर्चा हो रही है। हाँ और पिछले कुछ सालों से जो थिंक टैंक है दुनिया भर के, यस वो आईक्यू से ज़्यादा ईक्यू को अ, महत्व दे रहे हैं, महत्व दे इम्पोर्टेंस ज़्यादा देते हैं ईक्यू को। यस क्योंकि पिछले कुछ सालों से दुनिया भर के थिंक टैंक है, जो जिसका दिमाग नई नई चीज़ें या ऐसे सोचता ही रहता है, हाँ उन लोगों ने सक्सेस का एक पैटर्न जब निकाला ना, तो वो पैटर्न में उसको साफ दिखाई दिया कि जितने भी दुनिया में सक्सेसफुल लोग हैं, यस उसके पीछे उसके आईक्यू से ज़्यादा उसके ईक्यू का योगदान है। योगदान है। और उसके बाद तो समझो आजकल तो ईक्यू के और इमोशनल क्वेश्चन डेवलप करने के, इमोशनल क्वेश्चन समझाने के, इमोशनल क्वेश्चन से कौन से लोगों ने क्या क्या चीज़ें हासिल की है, वो सब बताने के लिए काफ़ी बुक्स बाजार में अवेलेबल है। Yes. लेकिन एक बात है, इमोशनल क्वेश्चन आपको कहीं पर भी किसी स्कूल में या उसका कोई ऐसा पक्का सिलेबस नहीं है, या कोई स्कूल में नहीं पढ़ाया जा सकता। किसी भी स्कूल में पढ़ाया नहीं। हाँ, कोई ऑथर है ऐसे ऑथर जो अपनी बुक्स इसके बारे में लिखते हैं, और ये बुक्स काफ़ी पॉपुलर भी होती है, लोग उसको पसंद भी करते हैं पढ़ना। और ये पढ़ के काफ़ी लोग सक्सेस भी हुए हैं, और ये मानते भी है कि नहीं, हाँ, ये बुक ही है वो जिसका बहुत बड़ा योगदान है मेरी सक्सेस के पीछे। Yes. ऐसा मानने वाले लोग भी है। तो ये ईक्यू भी बहुत इम्पोर्टेंट है। Yes. और देखिए, एक बुक आई थी, Yes. ईक्यू के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो एक Yes. बुक को भी हम मेंशन करेंगे कि जैसे ये बुक है, इसका नाम है द सीक्रेट, The Secret. और इसकी लेखिका है रोंडा बर्न। Yes. ईक्यू के जो जितने सिलेबस है या ईक्यू सिखाने वाले जितने लोग हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स है, पब्लिक स्पीकर्स है, काफ़ी लोग हैं जो आज ईक्यू डेवलप करने, लोगों को ईक्यू के बारे में समझाते हैं, उसको कैसे डेवलप किया जा सकता है, उसकी प्रैक्टिस करवाते हैं। उस सब में सबसे अगर ज़्यादा इस चीज़ में किसी का रोल रहा है अभी के समय में, Yes. तो ये किताब का है, द Yes. सीक्रेट, The द Secret. रोंडा बर्न। Yes. कुछ साल पहले ही उसने ये किताब लिखी थी, क्योंकि ईक्यू का इम्पोर्टेंस कुछ साल पहले ही लाइट में आया। Yes. ये था तो पहले से ही, जब से इंसान बना तब से ये अपना रोल अदा कर रहा था, Yes. लेकिन इंसानों के बीच में, लोगों के बीच में लाने का काम ये रोंडा बर्न ने सबसे आगे, पहले सबसे और पहले सबसे बड़े पैमाने पर किया। Yes. और ये किताब काफ़ी सक्सेसफुल लोगों ने इस किताब का रिकमेंडेशन भी किया है कि नहीं, मेरी सक्सेस के पीछे ये किताब का बहुत बड़ा हाथ है। Yes. और ये किताब में जो प्रिंसिपल दिए हैं, इसमें जो भी तरीके बताए हैं, उसका और उस तरीक़ों का, उसकी प्रैक्टिस का बहुत बड़ा हाथ है। जैसे एक एग्जांपल दूँ कि हम डोमेस्टिक एग्जांपल ही दूँ सूरत का ही, Yes. तो सूरत के जो सबसे बड़े बिजनेसमैनों में से जिसका नाम आता है, साथ हरे कृष्ण जेम्स वाले, ऐसे लोगों का एग्जांपल भी दूँ। अगर अपने सूरत शहर के भी, सूरत शहर में से ही एक एग्जांपल दूँ, Yes. तो अपने डायमंड इंडस्ट्रीज़ के हरे कृष्ण जेम्स वाले सऊजी भाई ढोलकिया, Yes. जो सूरत सबसे बड़े डायमंड इंडस्ट्रीज़ में इंडस्ट्रियलिस्ट में उसका नाम आता है। तो कुछ दिन पहले मैंने उसका वीडियो देखा था कि वो भी रिकमेंडेशन कर रहे थे कि ये किताब बहुत पढ़ना ज़रूरी है। और उसने तो ये किताब 17 टाइम्स 17 बार पढ़ी हुई है। Yes. और ये बोलते हैं कि मेरी सक्सेस के पीछे इस किताब का बहुत बड़ा हाथ है। तो ये इमोशनल क्वेश्चन
आपको इमोशनल क्वेश्चन के बारे में मैं जो बता रहा हूँ, yes, तो उसमें ये सब चीज़ें आती है। जैसे रोंडा बर्न की ये किताब बेस्ट सेलर रही थी, yes, दुनिया भर में काफ़ी सराहना इसकी हुई थी, कितने लोगों ने, करोड़ों लोगों ने इसको पढ़ा है और इसको नवाजा भी है। yes, और इस किताब के बाद भी रोंडा बर्न ने दूसरी किताबें लिखी है, जिसमें से एक किताब है द मैजिक। the magic, द मैजिक है वो ग्रेटिट्यूड पे, पूरा वो ग्रेटिट्यूड का कॉन्सेप्ट समझाता है कि आप अपनी ज़िंदगी में शुक्रगुजार रहना, कृतज्ञ रहना कितना ज़रूरी है, और उसकी प्रैक्टिस भी कैसे करनी है, वो सब उस बुक्स में है। और एक और बहुत अच्छी बुक और काफ़ी लोगों को पसंद आई और बेस्ट सेलर रही ऐसी बुक है इमोशनल इंटेलिजेंस। yes, इमोशनल इंटेलिजेंस जिसके ऑथर है डैनियल गोलेमन। ये डैनियल गोलेमन नाम याद रखना, yes, क्योंकि आगे जाके भी ये नाम आने वाला yes, है, अगर जब जिक्र करेंगे तब इसका नाम आएगा, yes, डैनियल गोलेमन। और पावर ऑफ इंटेंस है एक किताब, जिसके ऑथर है वाइन डायर, ये भी काफ़ी अच्छी है। हाँ, ऐसी तो कई किताबें हैं जो किसी ने लिखी है, उसमें इमोशनल को, इमोशनल चीज़ें, आदमी इंसानों के इमोशंस क्या महत्व रखते हैं उसकी ज़िंदगी में, इमोशनल को बैलेंस कैसे क्या, करना yes, कितना ज़रूरी है। अब एक एग्जांपल मैं आपको दूं कि माइकल जैक्सन का, माइकल जैक्सन, बराबर, yes, माइकल जैक्सन आईक्यू लेवल में टॉप पर थे अपनी फील्ड के, मतलब माइकल जैक्सन पॉप सिंगर थे, yes, तो उसका फील्ड यही हुआ, म्यूजिक, सिंगिंग, डांसिंग। हाँ, अपनी फील्ड के गॉड माने जाते थे वो, इतनी टैलेंट थी, उतनी इंटेलिजेंसी थी इसके फील्ड में, मतलब आईक्यू लेवल उसके फील्ड का, उसके बराबर का किसी का आज तक नहीं, ऐसा माना जाता है yes, माइकल जैक्सन का। क्योंकि उसके हर स्टेप, उसके हर गाने और उसका प्रेजेंटेशन, उसकी फील्ड में जो भी नया कुछ आता था या उस जो भी काम करते थे, वो उसके मुकाबले पर कोई नहीं कर पाता था। मतलब आईक्यू लेवल तो अपनी फील्ड के हिसाब से उसका आईक्यू लेवल टॉप था, बहुत टॉप बराबर। कमी थी सिर्फ कि उसका ईक्यू लेवल एकदम जीरो था, है, और उसकी मौत के पीछे सबसे बड़ी रीजन उसका ईक्यू लेवल कम होना। वरना इतनी सक्सेस हो, इतनी इतने फेमस लोग हो, yes, और उसको, उसकी मौत ऐसे हालत में हो जाए। उसकी मौत ऐसे हुई थी कि एक दिन उसको नींद नहीं आती थी रात को, अच्छा, हर रात को वो स्लीपिंग पिल लेके सोते थे, क्योंकि एक डर उसको सताता रहता था। सुरक्षा के मामले में वो काफ़ी अपसेट रहते थे, रिलेशंस के मामले में काफ़ी अपसेट रहते थे। ये सब चीज़ें है ना, ये आईक्यू आपका जब मजबूत हो तभी आप इन सभी चीज़ों को संभाल सकते हो। आपकी सक्सेस, सक्सेस के बाद उसको संभालना, आपके फेलियर, फेलियर को कैसे हैंडल करना, रिलेशन में आपसे का किसी से कोई भी रिलेशन हो, खराब होता है, बिगड़ता है, तो आप उसको कैसे अपने दिमाग पर लेते हो, yes, आप उसको कैसे रिप्लाई देते हो, मतलब आपके इमोशन स्टेबल रखना, उसका बैलेंसिंग रखना, वेल बैलेंसिंग, ये चीज़ें है ना, एक बहुत ज़रूरी है लाइफ में। हाँ, और तभी आजकल जो थिंक टैंक है, जो सोचने वाले लोग हैं, वो आईक्यू से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस ईक्यू को देते हैं। तो अब देखिए, आईक्यू, ईक्यू और एस क्यू आता है उसके yes, बाद, आई क्यू ई क्यू के बाद एस क्यू आता है। yes, एस क्यू का मतलब है स्पिरिचुअल क्वेश्चन। yes, तो जैसे काफ़ी मैंने ई क्यू के बारे में बताया, इमोशनल क्वेश्चन के बारे में, तो आपको एक चीज़ बताई कि काफ़ी लोग हैं जो ई क्यू को, ई क्यू का महत्व समझाते हैं, समझते हैं और इसको प्रमोशन भी ज़्यादा करते हैं, लेकिन उससे भी कम लोग हैं जो
एसक्यू को सबसे बड़ा सिलेबस मानते हैं कि आई आई क्यू प्राइमरी हो गया, EQ सेकेंडरी हो गया, तो एसक्यू है ना, वो तो समझो आपका हायर सेकेंडरी सिलेबस है एसक्यू। और एसक्यू का मतलब होता है स्पिरिचुअल क्वेश्चन। यहाँ मैं आपको एक बात सीधी बता दूँ, साफ साफ समझा दूँ कि रिलीजियस होना और स्पिरिचुअल होना, ये दोनों में फर्क है। दोनों में फर्क है। हाँ, रिलीजियस होना और स्पिरिचुअल होना दोनों में फर्क है। रिलीजियस तो हर कोई, जैसे किसी भी धर्म या किसी भी संप्रदाय में आपका जन्म हुआ तो आप जन्म से ही उस संप्रदाय के हो गए हो। जैसे मेरा जन्म सनातन में हुआ हाँ, तो जन्म से तो मैं सनातनी हो गया, यस, बराबर। बराबर। मुझे एक टैग लग गया कि मैं सनातनी हूँ। हाँ, अब सनातनी लोग ज़्यादा धार्मिक होते हैं, इस्लामिक लोग भी ज़्यादा धार्मिक होते हैं। धार्मिक तो हर कोई होता है, हर कोई बराबर। अपना- लेकिन ये जो हम बताते हैं ना कि हम सनातनी धार्मिक होते हैं, इस्लामिक धार्मिक होते हैं, ये हम रिलीजियसली बताते हैं। हमारा ये रिलीजियस टाइप का ये हम बताते हैं कि हम धार्मिक है। स्पिरिचुअल होना अलग बात है। यस, जैसे स्पिरिचुअलिटी में ये भी होता है कि आप अगर भगवान की पूजा नहीं भी करते हो, बराबर, हाँ, मंदिर नहीं भी जाते हो, लेकिन भगवान के बनाए नियम और जो हम कहते हैं कि भगवान ने हमें जीवन जीने के ऐसे ऐसे नियम दिए हैं, अगर आप उस नियम से चलते हो तो आप स्पिरिचुअल हो। अगर मंदिर नहीं भी जाते तो भी आप स्पिरिचुअल हो। कोई बात नहीं। और हम जब भी कहीं कोई ऐसी बात करते हैं तो हम तुरंत बोलते हैं कि हम यहाँ इतना भगवान को मानते हैं, बराबर, इतने मंदिर है हमारे, हम पूजा पाठ भी करते हैं। और मतलब हम अपने धर्म को जो अपने दिमाग से हम जो प्रेजेंट कर रहे हैं ना, वो हम रिलीजन के हिसाब से करते हैं, स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से नहीं करते। स्पिरिचुअलिटी तो ये कहती है कि आप कोई भी धर्म के हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिंदगी जीने के नियम जो भगवान ने बनाए हैं वो सबके लिए एक ही समान है। यस, और जो भी ये नियम से या इस प्रिंसिपल से जिंदगी जिएगा वो सब एक है, ये, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो। कोई नहीं। स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन दोनों में फ़र्क है। यस, और आदमी इंसान की सक्सेस में ये स्पिरिचुअलिटी भी बहुत बड़ा अहम रोल निभाती है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हाँ, तो ये IQ, EQ यस, और SQ तीनों के जो भी तार है, यस, बराबर, वो एक साथ में बुनते बुनते ही बात को आगे बढ़ाएंगे तो आपको, दर्शकों को, सबको पता चलता जाएगा कि आखिरकार में ये तीनों चीज़ें कैसे काम करती हैं। कैसे कहूँ। बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको समझाया IQ, SQ, EQ के बारे में। हाँ, तो आप बता रहे थे कि इमोशनल क्वेश्चन आजकल काफ़ी ज़्यादा चर्चा भी चल रहा है और इसके ऊपर फोकस भी किया जा रहा है। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? और कई बार होता है ना कि हम कोई काम स्टार्ट करते हैं, तो अगर हम वहाँ से अगर फेल हो जाते हैं, तो कई लोग कहते हैं कि अगर फेलियर से हमारा दिमाग खराब होता है, और कुछ लोग कहते हैं कि फेलियर से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? हाँ, देखिए, ये इम्पोर्टेंट सवाल है EQ के बारे में, इमोशनल क्वेश्चन के बारे में। क्योंकि जब देखिए आप फेल होते हैं, आपके जीवन में फेलियर आता है, तो वो सबसे पहले आपकी फाइनेंशियल कंडीशन या आपकी जो फिजिकल कंडीशन है उसको तो डिस्ट्रॉय करता ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये किसी चीज़ को नुकसान करता है वो है आपके इमोशंस। यस, और फेलियर के टाइम पे जो आदमी अपना इमोशन बैलेंस कर सकता है वो इसमें सर्वाइव भी कर सकता है, इससे बाहर भी निकल सकता है और नए से रिस्टार्ट भी कर सकता है। रिस्टार्ट तो इस नज़रिए से देखें तो आदमी के जीवन में इमोशंस का और इमोशंस लेवल का जो मापदंड है इमोशनल क्वेश्चन, उसका काफ़ी ज़्यादा महत्व है। और इसीलिए तो आजकल हर जगह पे देखो कि जहाँ थिंकर्स इकट्ठे होते हैं, सक्सेसफुल लोग इकट्ठे होते हैं, वहाँ IQ की जगह वो
इमोशनल से अटैच होने वाली चीज़ें हो ना, उसके बारे में ज़्यादा चर्चा करते हैं। अब आपको एक मैं एग्जांपल देता हूँ कि बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बराबर, वो अपने जॉब इंटरव्यूज़ के लिए को एडवर्टाइजमेंट देते हैं कि हमको इतने प्लेसमेंट हम अलाउ करते हैं, या कोई बड़े बड़े पोस्ट के लिए जब वहाँ लोग आते हैं इंटरव्यू देने के लिए, बराबर, जैसे कि कोई कंपनी, बड़ी कंपनी है, उसके सीईओ हो गए, वहाँ जो क्वेश्चन किया जाता है, उसमें आप देखिए कि मैंने एक अपने गुजरात के ही बहुत प्रसिद्ध संत है ज्ञान वत्सल स्वामी, उसका एक वीडियो देखा था, उसमें भी ये चीज़ मेंशन की हुई थी कि ऐसे इंटरव्यूज़ में अक्सर क्या पूछा जाता है, क्योंकि इंटरव्यू लेने वालों को तो पता ही है कि यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं, बराबर, वो उसका आईक्यू लेवल तो बढ़िया ही है, उसके पास सब डिग्रियाँ है, ग्रेजुएशन किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए है, कोई सबके हाथ में पर्चा है, बाहर कहीं पर कितनी जगहों पर काम करके आए हैं, एक्सपीरियंस भी है, आईक्यू लेवल टॉप लेवल का है। तो फिर उसको पूछना क्या है? पूछना ये है कि आप अपने इमोशंस को कैसे बैलेंस कर सकते हो, आपके इमोशंस लेवल पे आप क्या काम कर सकते हो, और चीज़ों को संभालने में हमारे इमोशंस ही सबसे ज़्यादा काम आते हैं। आईक्यू से हम चीज़ें तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन चीज़ों को संभालना भी तो ज़रूरी होता है। वहाँ आपका आईक्यू के साथ आपका इमोशंस वो भी काम आते हैं। तो ऐसी कंपनियों में जब कोई इंटरव्यू देने जाता है सीईओ का, या कोई बड़े मैनेजर के लेवल का, या कोई ऐसी बड़ी पोस्ट के लिए जब इंटरव्यू देने जाते हैं, तो वो ये क्वेश्चन करते हैं कि explain your biggest failure in your life and describe how you solve it। मतलब ये क्वेश्चन में सब आ गया कि आप फेल हुए, बराबर, फेल हुए तो फिर आपके जीवन में उसका क्या प्रभाव पड़ा, क्या इम्पैक्ट पड़ा, उससे आपके जीवन में ये क्या उतार चढ़ाव आए, तो जो भी आप कितने टूटे, कहाँ तक टूटे, पूरे टूट गए, शून्य हो गए, फिर उसी सब सिचुएशन को आपने कैसे हैंडल किया और उसमें से कैसे बाहर निकले, ये बताओ। ये पूरा जो है ना, ये इमोशंस पे ही काम करता है। इसमें आपका आईक्यू लेवल है, आईक्यू चलता है, लेकिन सबसे पहले ज़रूरी ये है कि आप अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस एग्जाम्पल से देखा जाए तो इमोशंस और ईक्यू का हीरो है इमोशंस। तो इमोशंस कितने ज़रूरी है, इमोशंस का बैलेंसिंग कितना ज़रूरी है, और इसको किस डायरेक्शन में ले जाना ज़रूरी है। और ये इसीलिए ये आईक्यू और एसक्यू के बीच में ईक्यू है, क्योंकि आईक्यू से जब निकलते हो, आईक्यू थोड़ा हाई होता है, तो आपकी पकड़ अपने आप अपने इमोशंस पे आने लगती है, और ये इमोशंस है वही है जो आपको एसक्यू मतलब स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाते हैं। हमने देखा होगा ज़्यादातर जो बुद्धिमान लोग होते हैं, जिसका दिमाग बहुत चलता है, बराबर, आईक्यू लेवल टॉप लेवल का होता है, लेकिन वो एसक्यू तक नहीं जा पाते। क्यों? क्योंकि उसने बीच का जो स्टेप है ना ईक्यू, उस पर ज़्यादा काम नहीं किया होता, और इसीलिए ईक्यू का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है कि आप आईक्यू, इंटेलिजेंट, बुद्धिमत्ता जिस लेवल तक आप उठा सकते हो आप उठाते हो, बराबर, पढ़ते हो, डिग्रीज लेते हो, सब करते हो। उसके बाद जो काम करना होता है ऑन फील्ड पूरी जिंदगी तक, लाइफ टाइम, तब तक वो जो आपने पढ़ा है, आईक्यू आपका लेवल है, वो तो काम आएगा ही, लेकिन वो काम में भी बैलेंसिंग रखने के लिए ईक्यू लेवल बढ़िया होना ज़रूरी है। और ईक्यू लेवल बढ़िया जैसे जैसे होता है ना, वैसे लोग, ज़्यादातर लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ आते ही हैं, क्योंकि ईक्यू ही वो स्टेप है जो आपको सीधा एसक्यू की तरफ भेजता है। तो इस हिसाब से इमोशनल क्वेश्चन
का बढ़िया होना और इमोशनल पे कंट्रोल होना, इमोशंस बैलेंसिंग होना, सब बहुत ज़रूरी है। यस अब जैसे मैं अपनी ही बात बताऊँ, बराबर? यस तो मेरा जन्म 1978 में गुजरात के अमरेली में हुआ था। और बचपन से स्कूलिंग स्टडीज़ में मैं काफ़ी अच्छा था, अबव द एवरेज, ब्रिलियंट। तो एक्सीलेंट या ब्रिलियंट मैं नहीं कहूँगा, लेकिन अबव द एवरेज था। यहाँ तक कि क्लास लेवल तक टॉप भी कर लेता था क्लास में। यस और कभी कभी जो कुछ एग्ज़ाम्स स्कूल लेवल्स की होती थी, तो उसमें भी, स्कूल लेवल्स में भी जो एक्स्ट्रा एग्ज़ाम्स होती थी, उसमें काफ़ी बार रैंक्स में आया था। तो मतलब मैं पढ़ाई में तो अच्छा था ही, मतलब मेरा आईक्यू लेवल ठीक ठाक था, बराबर। मुझे मेरे इमोशंस जो है वो मुझे, लेकिन आज मैं बता सकता हूँ, उस वक्त तो वो हाँ, पता भी नहीं था किसी को कि ये इमोशनल लेवल, ये इमोशनल क्वेश्चन है और इसका क्या महत्व है, वो सब चीज़ें तब नहीं थी, तब नहीं अब है। अब है क्योंकि अब रिसर्च हुआ है, बराबर, एक्सपेरिमेंट हुआ है और रिपोर्ट्स आए हैं, उस हिसाब से आज 2026 में हम कह सकते हैं कि ये इम्पोर्टेंट है, ईक्यू और इमोशनल क्वेश्चन, बराबर। तो जैसे मैंने आपको बताया यस कि मेरे स्कूलिंग टाइम पे मेरा अच्छा परफॉर्मेंस था, मुझे ऐसी चीज़ें जानने का बहुत शौक़ था जो इन्फॉर्मेटिव हो। और अक्सर स्कूलें यही तो काम करती है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो हमको, बच्चों को देती है, स्टूडेंट्स को। और आपके दिमाग में आप कितनी इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सके हो, उस हिसाब से वो एग्ज़ाम लेते हैं और नंबर्स आते हैं। यही तो स्कूलिंग का सिस्टम है। यस और अब अगर मेरी बात बताऊँ तो जब मैं 9वीं स्टैंडर्ड में था और मुझे शौक भी था पढ़ने का, ये सब चीज़ें ऐसा, मेरा इमोशंस इसी चीज़ से अटैच हुआ था, बराबर। यस एक दिन मेरे दोस्त ने मुझे बुक दी, क्योंकि उसको पता था कि इस बुक में जो चीज़ है वो इसके लिए काम की है। उसने मुझे एक बुक दी पढ़ने के लिए, मैंने पढ़ा, बहुत अच्छा लगा। यस वो बुक अक्सर एक्चुअली में ये गुजराती लैंग्वेज में मंथली मैगज़ीन के रूप में पब्लिश्ड होती थी। यस और उस बुक का नाम था सफारी, सफारी मैगज़ीन। सफारी म्यूजिक मुझे अच्छी लगी, यस अच्छी लगी और देखा कि ये मंथली है, तो अगले महीने भी इसके बाद का इश्यू आएगा। आया तो वो भी मैंने ख़रीद लिया फिर तो, यस क्योंकि मुझे अच्छा लगता था वो पढ़ना। हाँ उसके बाद तो हर महीने उसका एक इश्यू पब्लिश होता था, मैं खरीदता गया, बराबर। और उससे पहले के भी जो इश्यू पब्लिश हो चुके थे, वो भी मैंने कहीं बाज़ार में जाके, कहीं कहीं कोई, कहाँ दुकान पे पुराने इश्यूज मिल रहे थे, वहाँ से सब इकट्ठे किए, मतलब सब कलेक्शन कर लिया। और ये मैगज़ीन में पढ़ता गया, बहुत अच्छी अच्छी उसमें इंफॉर्मेटिव चीज़ें आती थी। यस मुझे अच्छा लगता था पढ़ना, बहुत अच्छा लगता था। यूँ समझो कि इसमें इतनी इंफॉर्मेटिव चीज़ें बताई थी कि मैं बता नहीं सकता सब चीज़ों के बारे में, यस बराबर। मेरा इमोशन वही पूरी तरह से अटैच हो गया था उस बुक में। और जब मैंने वो बुक्स पढ़ना कंटिन्यू ही रखा ना, तो मुझे पता चला कि ये बुक से पहले भी इसी पब्लिकेशंस का एक और मैगज़ीन मंथली के रूप में ही अलग नाम से पब्लिश होता था, जिसका नाम था स्कोप। यस तो मैंने ढूंढना चालू किया, तो मुझे पुराने पुराने स्कोप के इश्यू या उसके जो अंक तालिका में जो भी बुक्स उसने पब्लिश की थी, वो मिलने लगी। वो पढ़ता गया, मैंने उसके कलेक्शन भी बना लिए, मैं संभाल के रखता था। और फिर
एक बार एक इश्यू में, सफारी के एक इश्यू में, जो उसके एडिटर का पहले पन्ने पे उसका आर्टिकल आता है, एडिटर का तंत्री लेख जिसको बोलते हैं, उसमें उसने बताया था कि जैसे दुनिया भर में आप देखो ना, तो हर फील्ड में एक एक बहुत नामचीन, मतलब वर्ल्ड फेमस एक एक मैगजीन आते हैं। हाँ जैसे आपको न्यूज़ के बारे में मैगजीन आप देखो तो यूएस का है द गार्डियन, यस जो वीकली पब्लिश होता है। फिर यूएस का ही है द टाइम्स मैगजीन, जो वीकली पब्लिश होता है, जो दुनिया भर की और अमेरिका की तो सही, दुनिया भर की बाकी के देशों की भी पॉलिटिक्स के बारे में, कल्चर के बारे में, फिर साइंस के बारे में, या जो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव चीज़ें हैं उसके बारे में वो आर्टिकल देते हैं। और इसका नाम भी बहुत, पूरी दुनिया में उसके नाम अच्छे हैं ऐसे Yes. मैगजीन्स के। हालांकि हमारे यहाँ भारत में, या भारत में बोलो, सिर्फ ना बोलो तो पूरे सब कॉन्टिनेंट में ऐसा मैगजीन पढ़ने का या ऐसा कोई चलन है नहीं, और लोग इतने इंटरेस्टेड भी नहीं है इसमें, क्योंकि हमारे पास काफ़ी और ज़्यादा इश्यूज रहते हैं सब। लेकिन ये जो डेवलप कंट्री है, वहाँ के लोग जो हाईली एजुकेटेड है वो ऐसे मैगजीन्स अक्सर पढ़ते रहते हैं, क्योंकि चीज़ें जो है वो इंफॉर्मेटिव चीज़ें वो उसको मिलती रहे। मैंने वो उसमें वो तंत्री के लेख में पढ़ा कि ये जो दुनिया भर के बड़े बड़े मैगजीन्स हैं ना, जैसे गार्डियन का नाम बताया आपको, द टाइम्स का बताया, फिर अगर आप स्पोर्ट्स में आपका इंटरेस्ट है तो जर्मनी से एक मैगजीन रिलीज होता है, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्टडीज़ करके, ISS, बराबर। वो समझो कि आप अगर स्पोर्ट्स में हो, स्पोर्ट्स की फील्ड में, तो वो मैगजीन आपके लिए भगवत गीता है, स्पोर्ट्स में, बराबर। फिर जैसे बिजनेसमैन है, दुनिया भर के बिजनेसमैन, तो उन लोगों को इंफॉर्मेटिव चीज़ें लेनी होती है ना, तो उसके लिए यूएस का ही एक मैगजीन आता है जिसका नाम फोर्ब्स है। मतलब फोर्ब्स में कोई चीज़ मेंशन हो गई तो मतलब समझो कि वो पूरी दुनिया के पूरे बिजनेस वर्ल्ड में उसकी चर्चा हो गई, लोग ने उसको नोट भी किया, दिमाग में भी लिया। ऐसे इस हिसाब से ऐसे मैगजीन सब नामचीन मैगजीन, बड़ी बड़ी जर्नलिस्ट कंपनियां हैं उसके मैगजीन पब्लिश होते हैं। फिर अगर आपको ट्रैवलिंग का शौक है तो यूके से एक मैगजीन पब्लिश होता है, बराबर, जिसका नाम है नेशनल जियोग्राफिक ट्रैवलर। और मूवीज़ के बारे में भी यूके से एक मैगजीन पब्लिश होता है, द एम्पायर मैगजीन करके। वो अगर आप मूवी के फील्ड में हो तो वो आपके लिए समझो कि भगवत गीता समान है वो मैगजीन, क्योंकि उस फील्ड की ऐसे ऐसी उसमें इंफॉर्मेशन, ऐसे आर्टिकल उसमें लिखे रहते हैं। और अगर आप फूड इंडस्ट्रीज़ में हो, कुकिंग का शौक है, रेस्टोरेंट चलाते हो और जानना चाहते हो दुनिया भर में हमारे फील्ड में क्या हो रहा है, तो यूएस का ये एक मैगजीन आता है, मिल्क स्ट्रीट करके। ऐसे ही साइंस की दुनिया में जो भी चीज़ें हो रही है और जो इस फील्ड में काम करता है, टेक्नोलॉजी, साइंस और नई चीज़ें साइंस में, टेक्नोलॉजी में निकल के आ रही है, और जो चीज़ें हकीकत में इंफॉर्मेटिव है और जिसको हमें दिमाग में लेना चाहिए, ऐसी साइंस की और टेक्नोलॉजी की चीज़ों के बारे में जो मैगज़ीन बताता है उसका नाम है द साइंस मैगज़ीन, जो यूएस से पब्लिश होता है, बराबर। साइंस मैगज़ीन ने एक बार अपने एक आर्टिकल में लिखा था, सिर्फ 2 ही लाइनें लिखी थी कि पूरी दुनिया भर में भारत में एक मैगज़ीन पब्लिश होता है जिसका नाम स्कोप है, और ये स्कोप सबसे आसान तरीके से, सबसे जटिल कोई सब्जेक्ट को या कोई थियरीज को या कोई
इंफॉर्मेटिव चीज़ को एकदम आसानी से अगर कोई समझाता है ना, तो वो द इंडिया का द स्कोप मैगजीन है, जो गुजरात में गुजराती लैंग्वेज में पब्लिश होता था, बराबर। तो उस गुजरात के वो पब्लिकेशन ग्रुप ने काफ़ी अच्छा काम किया था, स्टार्ट अच्छा किया था, अच्छी चीज़ लेकर आए थे। लेकिन हमारे कल्चर, हमारी पूरी सोसाइटी और हमारे जो माहौल है उस हिसाब से वो यहाँ फिट नहीं बैठता था कुछ, क्योंकि ये अंधे के शहर में आईना बेचने जैसी कुछ बात हो गई थी। तो वो ग्रुप ने स्ट्रगल करते करते करते, ये मैगजीन स्टार्ट हुआ था, स्कोप मैगजीन स्टार्ट हुआ था 1977 में, बराबर। तो मैंने वो स्कोप के भी काफ़ी इश्यूज कलेक्ट करके रखे थे, और आज भी मेरे पास सब इश्यूज पड़े हैं, जो भी मेरे पास कलेक्शन है वो मैं सबके फोटो भी बताऊंगा। तो उसको स्कोप मैगजीन को काफ़ी तकलीफ़ें आती थी अपने पब्लिकेशंस को रन रखने के लिए, क्योंकि सबसे पहले तो ऐसे रीडर्स यहाँ नहीं थे, तो उसके मतलब इतने इश्यूज बिकते भी नहीं थे, फाइनेंशियल कंडीशंस भी आती थी। तो फिर कुछ सालों बाद वो स्कोप का पब्लिकेशन बंद हो गया, और जो ग्रुप था पूरा जो जर्नलिस्ट लोगों का, वो पार्टनरशिप में जो काम करते थे वो सब पार्टनर्स अलग हो गए। उसी में से एक पार्टनर जिसका नाम था नगेंद्र विजय सर, बराबर, बहुत जानी मानी हस्ती, बहुत मतलब उसका सोचने का तरीका, उसका IQ लेवल, EQ लेवल, SQ लेवल, सब, ये बुक आप उसके हाथ से निकली हुई सभी बुक आप पढ़ोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि एक पूरा क्राउड क्या होता है और क्राउड से अलग एक बंदा क्या होता है, बराबर। उस लेवल का उसका काम था। तो नगेंद्र विजय सर ने स्कोप बंद होने के बाद खुद का अपने दम पर सफारी मैगजीन का पब्लिकेशन चालू किया, जिसका अंक सबसे पहले मेरे हाथ में आया था, बराबर। तो मुझे अच्छा लगा था, मैंने फिर सफारी मैगजीन भी काफ़ी लंबा चला, लेकिन उसके भी जो पूरा सफ़र था ना, उसके बीच में उसको भी यही सब तकलीफ़ें होती रही, स्ट्रगल स्ट्रगल स्ट्रगल, क्योंकि एक तो ये एड फ्री मैगजीन था, उसमें कोई बाहर की किसी भी चीज़ का वो एडवर्टाइजमेंट नहीं करते थे, किसी कंपनी का या किसी कंपनी के किसी प्रोडक्ट का, पूरा एडवर्टाइजमेंट फ्री मैगजीन पब्लिश करते थे, मंथली करते थे। चीज़ें तो ऐसी ऐसी इसमें बताते थे ना, कि मैंने स्कोप पढ़ा, सफारी पढ़ा, और पिछले साल 2025 में जुलाई में लास्ट इश्यू उसका पब्लिश हुआ, उसके बाद सफारी बंद हो गया, सफारी मैगजीन बंद हो गई, बराबर। मैंने लास्ट तक सब उसके इश्यूज पढ़े, तो पढ़े क्या, संभाल के भी रखे हैं अब तक। तो मुझे तो ऐसा सब लगा उसमें कि ये इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है ना, वो बिग बैंग से लेकर बिग क्रंच तक, मतलब ये वर्ड है ना, ये सुनने में आपको ज़्यादा ऐसा हाइप नहीं करेगा, या आपको इसके बारे में पता नहीं होगा तो आपको गूज़बम्स नहीं देगा, लेकिन जो देखने वाले और सुनने वाले लोग हैं इस वीडियो को, उसमें 10% लोग ऐसे होंगे कि मैं जिस मैगजीन के बारे में बता रहा हूँ ना, बराबर, उसको यहाँ पर वो सुन रहे होंगे ना, वो वहाँ उछल गए होंगे, क्योंकि ये चीज़ ही इतनी यूनिक और इतनी बढ़िया है। तो ये पूरी इसकी जर्नी में उन लोगों ने इतनी इतनी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें दी, साइंस के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, हिस्ट्री में हुई सभी इवेंट, इंसिडेंट, सब के बारे में, ट्रू स्टोरी जो हुई है, जितने बड़े बड़े वॉर हुए हैं उसके बारे में, उसकी स्ट्रेटजीज के बारे में, उसके पीछे के रीज़न के बारे में, उसके बाद के रिजल्ट्स के बारे में, बहुत मतलब समझो कि बिग बैंग से लेकर बिग क्रंच तक का मैंने बोला, तो मतलब आज तक जब से यूनिवर्स बना, हमारा यूनिवर्स जब से बना, वो बिग बैंग एक थियरी है ना यूनिवर्स बनने की, एक बिग बैंग है और एक है स्टेडी एंड स्टेट। तो ज़्यादातर लोग बिग बैंग को मानते हैं,
तभी मैं ये इस वर्ड का इस्तेमाल करता हूँ कि बिग बैंग से लेकर बिग ट्रेंड तक का तो यूनिवर्स बना है तब से, यूनिवर्स कैसे हमारा सब फिनिश होगा उस तक का जितनी भी इंफॉर्मेटिव चीज़ें हैं ना, वो सब उसने इस मैगजीन में हर महीने थोड़ा 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 ज्ञान करके सबको, सब फील्ड में, सब फील्ड की इंफॉर्मेशन इसमें बांटी हुई है। और ये मेरे हिसाब से तो पूरे हिंदुस्तान में, देखो साइंस ने बोला है इसलिए मैं नहीं बोलता, द साइंस मैगजीन ने बोला है इसलिए मैं नहीं बोलता, लेकिन मैंने इसको स्टडी किया है, इसको पढ़ा है आज तक, उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि हकीकत में पूरी दुनिया में ऐसा मैगजीन नहीं हो सकता, शायद नहीं हो सकता, ये यूनिक है। और ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है कि वो हमारे यहाँ भारत में, गुजरात में पब्लिश होता था। हालांकि साइंस मैगजीन ने स्कोप के बारे में क्या बोला और स्कोप आता है तो क्या, यहाँ पर वो उतना उसका चर्चा भी नहीं है और उसकी हाईलाइट भी नहीं है, क्योंकि आमतौर पर हमारा फोकस सब कोई ऐसी अलग अलग चीज़ों में होता है जो बिना काम की है। और इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि वो इतना छोटा देश है, ये इतना डेवलप कर गया, आगे निकल गया, हम उससे इतने साल पीछे है। पूर्व में देखो तो बोलते हैं कि हम जापान से पीछे है, कोरिया से पीछे है, चाइना भी अब तो हमसे आगे निकल गया है, हम तो चाइना से इतने पीछे हो गए। वेस्ट में देखकर, पश्चिम में देखकर बोलते हैं हम अमेरिका से पीछे है, इंग्लैंड से पीछे है। जैसे नॉर्थ में देखकर बोलते हैं कि यार रशिया तो ऐसे ऐसी चीज़ें बना रहा है, तकनीक में अमेरिका के बाद मिलिट्री में सबसे दूसरा बड़ा सुपर पावर बन के बैठा है रशिया, वो है, ये है, हम उससे इतने साल पीछे है, हमको उससे ये टेक्नोलॉजी सब खरीदनी पड़ती है, ये है, वो है। वो इसलिए कि ऐसी चीज़ हमारे बीच में रहते हुए भी हम उस पर नज़र नहीं डालते। और दूसरा भी कोई ऐसा प्रतिष्ठित नाम है जो वो भी अगर रिकमेंडेशन करे, जैसे द साइंस मैगजीन ने स्कोप के लिए किया था कि ये चीज़ है और ये पढ़ो, सीधा बताया था, लेकिन हमने नोटिस नहीं किया, ना कोई न्यूज़पेपर में इसका कोई आया कि नहीं ये बताया हुआ है, या तो ऑफिशियली इसको बंद होना ही था। लेकिन इतने स्ट्रगल करके भी लास्ट 2025 में ये पब्लिकेशन बंद हो गया। उसके बीच में ये सफारी की सफ़र में बीच में उसने सफारी को इंग्लिश में भी पब्लिश करना चालू किया था। मतलब जो गुजराती में जो आर्टिकल्स आते थे ना, वही आर्टिकल्स वो इंग्लिश में भी देते थे। कि उसका ये विज़न ये था कि गुजराती ना जानते हो ऐसे बाहर के लोग भी इंफॉर्मेटिव चीज़ों को पढ़ सकें। लेकिन वो भी कुछ साल तक चला, फिर बंद हो गया। उसके बाद एक पूरा सिर्फ टूरिज़्म के लिए ही, जो हर्षल पब्लिकेशन नाम है इसका, ये मैगज़ीन जो छापते हैं ना नगेंद्र सर का, तो हर्षल पब्लिकेशन का ही जिप्सी करके एक मैगज़ीन चालू हुआ था जो मंथली आता था। उसमें सिर्फ और सिर्फ टूरिज़्म पे फोकस किया था। तो दुनिया भर में कौन सी जगह है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, और वो जैसे आम जगह पर वो चीज़ें सब जैसे जानने को मिलती है ना, वैसे नहीं, वो अपने तरीके से यूनिक तरीके से बताते थे हर चीज़ों के बारे में। लेकिन वो भी नहीं चला, क्योंकि हम घूमना जाना पसंद करते हैं, लेकिन कहाँ जाना है, क्यों जाना है, और वो चीज़ हम जहाँ जा रहे हैं वो है क्या असल में, उसकी स्पेशलिटी क्या है, वो हम नहीं देखते। हमको बाहर जाना है, बस इतना जानते हैं। तो वो भी बंद हो गया। देखिए, ये है स्कोप, पहला इश्यू है स्कोप का, पहला अंक, बराबर। ये पब्लिश्ड हुआ था 1977 में। ये है स्कोप का, मेरे पास जो है उसमें ये 36 नंबर का अंक है, लास्ट वाला, ये लास्ट है मेरे पास जो है कलेक्शन। उसमें 1 से लेकर 36 तक का पूरा कलेक्शन है। स्कोप के मेरे पास ये 1 नंबर से लेकर 36 नंबर तक के सीरीज है। उसमें 2 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर, ये 3 मिसिंग है। मिसिंग है तो मतलब शायद आज कहीं पर भी ये
है ही नहीं दुनिया में, मिलेंगे ही। मिलेंगे भी नहीं। किसी के पास अगर कोई पड़ा है तो बात अलग है। फिर सफारी में देखिए, ये सफारी का पहला इश्यू है ये, बराबर। ये है उसका 100वां इश्यू, ये है इसका 200वां इश्यू, 220। ये है इसका 300वां इश्यू, और ये है लास्ट वाला। लास्ट वाला। इसका क्रमांक है 369, 369 नंबर। ये लास्ट में पब्लिश हुआ जून 2025। जुलाई से फिर ये बंद हो गया, जुलाई में पब्लिश नहीं हुआ, बराबर। फिर ये देखिए, मैं जो बोल रहा था कि इंग्लिश में भी उसने पब्लिश करना चालू किया था, तो ये इंग्लिश इश्यू है, ये पहला इंग्लिश वाला। ये इंग्लिश वाला है 83 नंबर का, 83 का। 1 से 83 तक के काफ़ी सब इश्यू है मेरे पास। और सफारी के भी, जैसे मैंने 1 से 369 तक का बताया ना, तो उसमें 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ये 3 मिसिंग है स्टार्टिंग के। 1 नंबर तो बताया, 2 नंबर भी है, 3, 4, 5 नहीं है, क्योंकि वो मिसिंग है, और वो फिर मैंने ढूंढे कहीं मिले भी नहीं। उसके बाद से कंटिन्यू सब है, और जब कोरोना टाइम पे ब्रेक लगा था ना, तब 311, 12 और 13, ये 3 महीने का 3 इश्यूज पब्लिश, ये मतलब बुक मैगजीन फॉर्मेट में पब्लिश नहीं हुए थे। तब वो डिजिटल भी पब्लिश करने लगे थे, डिजिटल फॉर्मेट, तो डिजिटल फॉर्मेट में आए थे, लेकिन बुक फॉर्मेट में नहीं आए थे, तो वो 3 नहीं है, बराबर। तो उसकी पूरी जो सफारी का जो पूरी जर्नी है ना, 1 से लेकर 369 तक, उसमें 6 इश्यू मिसिंग है, बाकी सबका कलेक्शन है मेरे पास, बराबर। और मैं जिस चीज़ के बारे में आपको बोल रहा था कि एक ट्रैवलिंग का मैगजीन जिप्सी उसने स्टार्ट किया था, ये जिप्सी है। ये 1 नंबर का है, जो उसने स्टार्ट किया था 2018 में। ये भी 21वीं सदी में रहते हुए भी ये नहीं चला, अचरज की बात है। और लास्ट वाला है 41 नंबर का इश्यू है, जो 2022 में पब्लिश हुआ था, और उसके बाद बंद हो गया, बराबर। अब देखिए, हमने स्टार्ट किया था इस वीडियो को। हाँ, तो हर्षद भाई, अभी आपने ये बुक के बारे में बात कर रहे थे, तो इस बुक से ऐसा क्या चीज़ निकलता हुआ आ रहा है जो कि बहुत ही यूनिक है? ये मैंने आपको जैसा बुक्स के बारे में, जिस पब्लिकेशन के बारे में बताया ना, वो उसका सफ़र 50 साल लंबा है, बराबर। 35 साल से तो मैं ये सब बुक्स पढ़ रहा हूँ, तो 35 साल में, और सब जो स्कोप है, सफारी है, इंग्लिश सफारी है, जिप्सी है, उसके अलावा वो जो मंथली पब्लिश करते थे, उसके अलावा भी वो लोग कभी टाइम पे ऐसी बड़ी बुक फॉर्मेट में बुक्स पब्लिश करते थे। तो सबका कलेक्शन मिलाया जाए तो करीब 500 साढ़े 500 बुक्स होते हैं। तो और 35 साल से मैं पढ़ रहा हूँ, तो सबके बारे में बताना तो टाइम कम पड़ जाएगा, लेकिन द साइंस मैगजीन ने इस पब्लिकेशन को अपने एक इश्यू में कुछ चंद शब्दों से नवाजा है, और उसको मेंशन भी किया था। तो इससे ज़्यादा यूनिक बात तो और क्या हो सकती है इसके लिए। और ये जो पूरी बुक्स है ना, उसका जो पैटर्न है चीज़ों को देने का, चीज़ों को समझाने का, चीज़ें सिलेक्ट करने का, वो एक माइंडसेट या थॉट प्रोसेस डेवलप करने का सिरप है, ऐसा आप मान लीजिए कि वो माइंडसेट और थॉट प्रोसेस डेवलप करने की दवाई है। इतनी यूनिक है ये चीज़। और मेरे लिए तो ये सब जो बुक्स है, पूरा कलेक्शन है, यही मेरी पढ़ाई है, मेरी डिग्रीज है, मेरा इन्वेस्टमेंट है, जो भी कहो। मतलब
मेरे बहुत ज़्यादा करीब है ये बुक। यस, और यही चीज़ मेरा इमोशंस इस बुक से जुड़ा हुआ है। जब से मेरे हाथ में आई तभी से जुड़ गया था, और यही ताकत है आईक्यू की। IQ, हाँ, इमोशनल क्वेश्चन, इसकी ताकत है ये कि आपको ये ऐसी जगह पे जुड़वा देता है जो आपके साथ चलता रहे। और देखिए, मैंने आपको ये अपने वीडियो में पहली बार ये बुक के बारे में बताया, यस, बराबर। मैं तो काफ़ी लंबे अरसे से इसको पढ़ रहा हूँ। तो आज तक तो मैंने है ना केवल 7 से 8 लोगों को ही इस बुक के बारे में बताया था कि ये बुक है, ऐसी यूनिक है, इसमें ऐसी चीज़ें आती है जो इंटरनेशनल लेवल के जो मैगज़ीन है वो भी इसको नोट करते हैं, कर किया था, और इसको मेंशन भी किया था, और ऐसे शब्दों से नवाजा था कि ये दुनिया में द बेस्ट है, बराबर। 7 से 8 लोगों को ही बताया है, क्योंकि मुझे लगता है कि इसको बताऊं उसी को मैं बताता हूँ, हाँ, बराबर। तो जिसको मैंने बताया ना, सब पे ये बात ने मेरी बात ने एक काफ़ी गहरा इम्पैक्ट छोड़ा है। यस, वो लोग इम्प्रेस भी हुए, उस पे असर भी हुआ, क्योंकि अच्छी चीज़ें है ना, वो उसको समझाने में थोड़ा टाइम लगता है। आपको, हमको और दर्शकों को भी लग रहा है कि हमारा ये पॉडकास्ट थोड़ा स्लो चल रहा है, हाँ, लेकिन जो चीज़ें डेप्थ वाली होती है ना, यस, उसको समझने में टाइम भी थोड़ा लंबा लगता टाइम है। लगता है। और इसीलिए मैं जो आप दर्शकों को सब जो बता रहा हूँ ना, यस, उसमें ये थोड़ा स्लो चलता दिख। ये सभी बुक्स के सभी आर्टिकल लाजवाब है। हाँ, पढ़ जाएगा। और सबसे यूनिक चीज़ अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ, यस, जो आपको और आपके दर्शकों को, सुनने वालों को, सबको सरप्राइज देने वाली चीज़ है। यह पब्लिकेशन है हर्षल पब्लिकेशन, यस, जो ये सब बुक्स पब्लिश करते थे। वो टाइम बाय टाइम मंथली के हिसाब से तो ये जो उसका पब्लिकेशन था वो तो शुरू ही था, लेकिन उसके अलावा भी टाइम बाय टाइम ऐसी बड़ी बुक्स के रूप में काफ़ी बुक्स रिलीज़ की है। यस, ऐसी सब, ये मंथली नहीं थी, ये तो कभी 6 महीने में कोई एक बुक आती थी, कोई साल बाद एक, फिर दूसरी आती थी, ऐसे पब्लिश करते थे। तो जब मैंने चालू किया ना ये इसको पढ़ना 92 93 में, 94 में ऐसा ही एक बुक उसकी मेरे हाथ में आई, जिसका नाम था जिंदगी जिंदगी। जिंदगी जिंदगी। हाँ, और ये मैंने पहले ली थी, ये दोनों एक ही बुक है। अच्छा, ये पहले ली थी, ये थोड़ा डैमेज हो गया ना, तो ये फिर उसका दूसरा जब एडिशन पब्लिश हुआ ना, तो उसमें से एक दूसरी ले ली। तो जब मैंने पहली बार जिंदगी जिंदगी पढ़ी ना यस, पूरी, ये एक ट्रू इवेंट पे या ट्रू इंसिडेंट पे या एक सच्ची घटना पे आधारित स्टोरी है पूरी। यस, मैंने पहली बार पढ़ा तो मुझे बहुत, मतलब बहुत अच्छी लगी। तो जब पहली बार ही मैंने पढ़ा ना, तभी मैंने 3-4 बार एक साथ में ही इसको पढ़ लिया, 94 95 में, बराबर। और उसके साथ ही इसके जो मंथली इश्यूज पब्लिश होते थे वो भी पढ़ता रहा। ये बुक बीच में भी मैंने 2-3 बार पढ़ी, क्योंकि मुझे ये इतनी अच्छी लगती थी। फिर एक समय गया तो 2001 में हमारे बॉलीवुड की एक पिक्चर रिलीज हुई थी, लगान, जो ऑस्कार में फॉरेन फिल्म कैटेगरी में लास्ट पार्ट तक गई थी, टॉप 5 में। और वो आमिर खान की पिक्चर थी, आमिर खान ने उसको प्रोड्यूस किया था। तब मुझे लगा कि ये बंदा है जो, ये अगर ये जिंदगी जिंदगी जो मैंने पढ़ी थी ना बुक, उस बुक पे अगर पिक्चर बनानी चाहिए, क्योंकि मुझे फिल्मों का शौक तो है ही, पहले से फिल्मों का शौक था, मैं पिक्चर देखता था, अच्छी पिक्चर तो देखना मुझे बहुत अच्छा लगता था, और इसलिए हॉलीवुड की पिक्चर भी मैं बहुत ज़्यादा देखता था उस वक्त। यस, तो मुझे लगा कि ये इसमें जो स्टोरी दिखाई गई है ना, बराबर, यस, वो स्टोरी एक ट्रू इवेंट पे है, सच्ची घटना पे, जो एक्सीडेंट, प्लेन क्रैश की घटना है।
जो साउथ अमेरिका में एंडीज में हुआ था। तो ये स्टोरी पे अगर पिक्चर बनाई जाए तो ये स्टोरी सिर्फ पूरी दुनिया में दो जगह ही प्लेस कर सकती है, या तो साउथ अमेरिका जहाँ वो हकीकत में बनी थी वहाँ यस एंडीज में, और दूसरी हिमालय में, हिमालय बराबर। यस तो मैंने अपने थॉट प्रोसेस से या मेरे मेरे इमेजिनेशन से पूरा यहाँ वो एक कैसा बनेगा वो पिक्चर, ये कैसी बनेगी वो, यहाँ एक इमेजिनेशन चला। यस और मैंने फिर सोचा ये आमिर जी है ना, ये बंदे हैं जो इसको स्टोरी को मैनेज कर सकते हैं, यस क्योंकि यूनिक स्टोरी है। हाँ मैंने फिर 2005 में आमिर खान सर को एक लेटर लिखा कि एक स्टोरी है, अगर आप पिक्चर बनाना चाहे तो। वैसे देखो हमारे यहाँ आउट ऑफ ट्रैक चीज़ें आती है ना, वो एक्सेप्ट नहीं होती अच्छा ठीक है ज़्यादातर, ज़्यादातर बराबर। यस क्योंकि हर चीज़ों का आने का एक ट्रैक होता है और उसी ट्रैक पे हर चीज़ आती है। लेकिन अब देखो, ना मैं कोई स्क्रिप्ट राइटर था, ना मैं कोई राइटर था, ना मैं कोई जर्नलिस्ट था, बराबर। लिखना तो समझो कि ऐसी चीज़ें लिखना तो मेरा कोई वो ऑक्यूपेशन या कुछ था ही नहीं, लेकिन स्टोरी यहाँ मेरे चलती थी। यस तो मैंने उसको लेटर लिखा कि मेरे पास स्टोरी है, आप अगर बनाना चाहे तो। 2005 में लिखा, 2006 में, 2007 में, 2008 में लेटर्स लिखता रहा। यस लेकिन देखो मुझे भी इतनी उम्मीद तो नहीं थी कि इसका कोई रिप्लाई आएगा, और आया भी नहीं। और ऑब्वियसली ऐसे लेटर घर पे आए, लेटर को पढ़े और उसका रिप्लाई दे, वो अब सिस्टम हमारे यहाँ शायद है ही नहीं। क्योंकि देखो वेस्टर्न कंट्री में अभी है, अभी भी वहाँ लोग अपने घर के बाहर लेटर बॉक्स बना के रखते हैं, उसके बिल्स, सभी बिल्स, कोई लेटर भेजता है, कोई डॉक्यूमेंट्स, वो सब चेक करते रहते हैं कि किसका लेटर आया, तो उसका रिप्लाई देते हैं। आज भी वो लेटर के ज़रिए बातचीत करना पसंद करते हैं, यस लेकिन हमारे यहाँ नहीं है, ऐसा तो नहीं है, और उसमें कोई बात नहीं। फिर तो 2008 तक मैं लिखता रहा लेटर, कोई जवाब नहीं आया। और उसके मेरे पास ये लिखे जो मैंने उसको लेटर भेजे थे ना, यस वो सब लेटर्स के जेरोक्स भी है। जैसे ये 2005 में भेजा था, 22 नवंबर 2005, बराबर। हाँ 22/9/2005 ये 25 फरवरी 2006, यस ये 23 अगस्त 2006, हाँ फिर ये 7 नवंबर 2006, ये 26 जून 26 जून 2007, 2007 ये 21 नवंबर 2007, यस ये 30 नवंबर 2007, ये 23 जून 2008। यस 2008 तक मैं लेटर भेज, और मुझे पता नहीं ऐसा मेरे दिमाग में तब कब आया, कैसे आया था और क्यों आया था, लेकिन ये लेटर्स जो भी मैंने लिख के भेजे ना, तो भेजने से पहले जो लेटर भेजे थे उसके जेरोक्स करवा लिए थे, और ये जेरोक्स मैंने अभी तक संभाल के रखा है। जैसे ऐसे चीज़ों को संभाल के रखना और पेपर पे जो लिखी हुई चीज़ें हैं उसको संभाल के रखना, तो मेरे समझो कि मेरे शौक में ही है, इसीलिए तो ये सब बुक्स का कलेक्शन मेरे पास हो गया है। तो ये लेटर्स भी मैंने संभाल के रखे, और तो और जो लेटर्स भेजे थे ना, वो कुरियर के थ्रू भेजे थे, तो कुरियर वाले के सब स्लिप्स भी मैंने संभाल के रखे। दिखाइए यस अब क्यों संभाल के रखे, बराबर, वो आपको पता चलेगा कि किसने मेरे माइंड में ये थॉट डाला कि इसको संभाल के रख, यस बताना है तो ज़रूरत पड़ेगी, हाँ बराबर। तो संभाल के रखा। अब 2008 तक तो ये लेटर का लिखने का, एक साइड से लिखने का सिलसिला चलता रहा। फिर तो कोई रिप्लाई नहीं आया, फिर मैंने लेटर लिखना भी बंद कर दिया, यस और अपने काम में तो हम चल ही रहे थे साथ साथ में। ये 2017 की बात है। यस 2017 में
मैं पहली बार बिजनेस के लिए मैं गया था अफ्रीका 2017 अप्रैल मई, Yes. बराबर। 2017 में पहली बार गया था वहाँ बिजनेस के लिए, बिजनेस वीज़ा लिया था। फिर वहाँ हमने हमारी कंपनी भी स्टार्ट की थी, 2020 तक उसको रन भी किया। और ये एक रिस्क वाला ही काम था, तो उसमें कुछ फेलियर्स भी आए, घाटा भी हुआ। 2020 में जब कोरोना आया तो फिर वो सब काम बंद करके छोड़ दिया वहीं पर। अभी 2017 में जब मैं पहली बार अफ्रीका गया ना, अप्रैल मई में, Yes. बराबर, उसके बाद जब मैं वापस आया, वापस में आया था या जून मई में ही आ गया था वापस, और फिर 2-3 महीना रुक के वापस जाना था। जैसे 17 से 20 तक मैं वहाँ आता जाता रहता था। अफ्रीका का जो तांजानिया कंट्री है ना, वहाँ Yes. मैं पहली बार गया 2017 में। Yes. 2017 के ही अगस्त महीने का जो सफारी का इश्यू आया, उसमें आज तक की, ये सभी बुक्स में आज तक की सबसे यूनिक चीज़ और सबसे जो मेरे लिए, मुझे लगता है कि मेरे लिए उसको भेजा गया है, ऐसी चीज़ मुझे मिली, वो ये था कि उसमें, ये बुक्स में एक डिपार्टमेंट आता है सुपर क्विज का, उसमें ये एक क्वेश्चन था और उसका आंसर भी इसी बुक में पीछे देते हैं, तो आंसर भी दिया हुआ है। क्वेश्चन ये था कि दुनिया की सबसे ख्यात नाम Yes. कंपनी एप्पल, एप्पल के स्वप्न दृष्टा, मतलब एप्पल जिसको यहाँ विजन पे चली थी, Yes. स्टीव जॉब्स को, कि ऐसी कंपनी हमको बनानी है, बराबर। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ विजन, इमेजिनेशन है जो यहाँ चलता है, Yes. बराबर। एप्पल का विजन स्टीव जॉब्स को सबसे पहले आया था, बराबर। और उसने एप्पल कंपनी चालू की। चालू कहाँ की थी? उसका जो घर था, उसका गैरेज था ना, वो गैरेज का फोटो भी इसमें दिखाया है। देखिए, ये गैरेज में सबसे पहले एप्पल कंपनी चालू हुई थी यहाँ से। स्टीव जॉब्स ने अपनी बायोग्राफी में ये बताया है कि एप्पल का स्टार्टिंग पॉइंट ये मेरे घर का गैरेज नहीं है, अमेरिका में भी कोई दूसरी जगह या दूसरा घर या दूसरी कोई कंपनी का ऑफिस वो भी नहीं है। एप्पल का स्टार्टिंग पॉइंट अमेरिका से बाहर किसी और देश में है, और वो जगह कौन सी है, ऐसा करके ये क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर। और उसके जवाब में जो जवाब दिया हुआ है ना, Yes. वो चीज़ मुझे समझो कि पूरा हिला के चली गई। उसमें जवाब ये दिया हुआ है कि वो प्लेस है कैचीधाम आश्रम। भारत में नैनीताल जिले में जो कैचीधाम आश्रम है ना, Yes. वो कैचीधाम आश्रम है। और इसमें ये सब दिया गया है कि स्टीव जॉब्स जब अमेरिका में थे, एप्पल स्टार्टिंग नहीं हुई थी तो स्ट्रगल कर रहे थे, और वहाँ खाने के भी कभी पैसे नहीं होते थे, तो वो वहाँ एक हरे कृष्ण मंदिर है इस्कॉन का, वहाँ जाते थे क्योंकि वहाँ प्रसाद मिलता था, तो वहाँ जाते थे। तो वहाँ वो हरे कृष्ण मंदिर में ही, इस्कॉन मंदिर में ही, उसके किसी दोस्त ने उसको ही बताया था कि तू इंडिया जा, नैनीताल ज़िले में कैचीधाम करके आश्रम है, वहाँ जा, वहाँ तुझे तेरे जवाब मिलेंगे। और ये स्टीव जॉब्स ने अपनी बायोग्राफी में भी लिखा है। और स्टीव जॉब्स के बाद तो यहाँ मार्क जुकरबर्ग भी आ गए हैं, जो दो सबसे बड़े नाम अभी चल रहे हैं कि मार्क जुकरबर्ग आए थे, स्टीव जॉब्स आए थे, मार्क जुकरबर्ग आए थे, स्टीव जॉब्स आए थे, बराबर। लेकिन उसके अलावा भी बहुत नाम है, अभी बता रहा हूँ 2026 में कि उसके अलावा भी बहुत नाम है ऐसे जो यहाँ आ चुके हैं। उस वक्त तो सिर्फ यही जवाब मिला था मुझे कि एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स कैची आए थे, यहाँ रुके, और यहाँ का जो ऑरा है, यहाँ की जो स्पिरिचुअलिटी है, एसक्यू वाली स्पिरिचुअलिटी,
उसने उसको उतने प्रभावित किया, उसके थॉट प्रोसेस में ऐसी चीज़ें उस आने लगी, आइडियाज़ ऐसे आने लगे। एप्पल का आइडिया यही स्टीव जॉब्स को मिला था, और फिर उसने अमेरिका वापस जाके एप्पल स्टार्ट की। और जब जुकरबर्ग को फेसबुक में तकलीफ़ें आने लगी, रुकावटें आने लगी, तो जुकरबर्ग स्टीव जॉब्स को अपना आइडियल मानते थे, उसके पास एडवाइस लेने गए, तो स्टीव जॉब्स ने भी उसको, जुकरबर्ग को, कैची आश्रम भेजा था, बराबर। ऐसा, और गूगल के फाउंडर लैरी पेज भी यहाँ आए हुए, कैची धाम आए हुए। हाँ, इतना इसमें लिखा है। अब मुझे हैरान किस चीज़ ने कर दिया मालूम है? किस चीज़ में? स्टीव जॉब्स आए थे ये इसलिए नहीं, या उसने जुकरबर्ग को भी भेजा था, या लैरी पेज भी आए थे इसलिए नहीं। मेरा लगाव और इस कैची धाम में एक ही इतने ही आर्टिकल से इसलिए हो गया कि मैं ये बुक्स, ये मैगज़ीन्स काफ़ी लंबे अरसे से पढ़ता हूँ। इसमें जो चीज़ें आती है ना, वो इन्फॉर्मेटिव होती है 100%, ये तो पक्का है। मुझे तो पूरा विश्वास है कि इसमें जो डिटेल दी गई है ना, और इसमें ज़्यादातर टेक्नोलॉजी की, साइंस की, या हिस्ट्री की, जो सब पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स की, हिस्ट्री की, जो सब से मतलब इन्फॉर्मेटिव चीज़ आती है। 2017 में ये मैंने पढ़ा ना, उससे पहले मैंने 1992-93 में, 92-93 में चालू किया था ना पढ़ना। करीब करीब ये कितने साल हो गए थे, समझो 25 एक साल हो गए थे, बराबर। और उसके आगे के भी सब इश्यूज मैंने पढ़ लिए थे। तो ये पब्लिकेशन ने जब ये सब जर्नी चालू की थी 77-78 उस वक्त पर, तब से लेकर 2017 तक, मतलब इसके 40 साल में ये बुक में कभी ऐसी कोई मंदिर के बारे में नहीं आया था कि मंदिर के चमत्कार के बारे में, या वो मंदिर पे लोगों की ऐसी श्रद्धा है, वहाँ लोग जाते हैं, कभी नहीं आया था। क्योंकि ये सब इंफॉर्मेटिव या साइंस की या ऐसी चीज़ें, ऐसे ही आर्टिकल्स आते थे। पहली बार मैंने ऐसा पढ़ा किसी चीज़ के लिए, किसी मंदिर के या किसी आश्रम के लिए, कि ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी के लोग यहाँ आकर ले गए हैं, आशीर्वाद ले गए हैं। इसीलिए ये बुक में इस बताया ना, इसीलिए ये मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट कर गया। बाकी सक्सेसफुल लोग हैं, वो तो देखो हर जगह कोई ना कोई मंदिर में तो मानते ही है, भगवान में मानते हैं। क्योंकि IQ, EQ, SQ जो हमने बताया, बराबर, तीनों का मिश्रण जब सही तरीके से होता है ना, तो आदमी बहुत सक्सेसफुल होता ही है। तो मुझे हैरान ये बात कर गई कि ये बुक में ये चीज़ आई है ना, इसलिए ये यूनिक होगी, और मैं यहाँ जाऊँगा एक बार 2017 में, बराबर। जब मैं पहली बार अफ्रीका जाके आया, तब ये बुक मेरे पास आई, और पहली बार मैंने कैची धाम के बारे में जाना। तब तक तो कैची धाम आश्रम क्या है मुझे पता नहीं था, और इसमें भी कहीं पर भी कैची धाम आश्रम के जिसने स्थापना की थी, वो चमत्कारिक संत जिसको दुनिया मानती है, और ख़ासकर अमेरिकन्स के जो बड़े बड़े लोग हैं, वो तो काफ़ी लोग इसके फॉलोवर्स हैं, वो है नीम करोली बाबा। इसमें तो नीम करोली बाबा का नाम नहीं है, सिर्फ कैची धाम आश्रम का ही है। लेकिन मैंने तय कर लिया मैं वहाँ जाऊँगा। 2017 में फिर अगस्त में मैं वापस अफ्रीका गया दोबारा, फिर आया, फिर तीसरी बार गया, ऐसे करके 7-8 बार गया वहाँ कैची धाम मैंने तय कर लिया था कि जाऊँगा, लेकिन गया नहीं उस वक्त। ऐसे अफ्रीका का मेरा ये चक्कर चलते रहे, ना कोई वो वहाँ ऐसा कोई क्लिक हो रहा था चीज़ें, ना कोई सी बातें बन रही थी, बराबर। मतलब सब एकदम इंट्रिकेसी जैसा वो पूरा हो गया था। और 2020 में जनवरी में मैं वापस आया यहाँ, जब मैं लास्ट बार तांजानिया से आया। उसके बाद मैं फिर वहाँ नहीं गया, और क्योंकि उसके बाद तो 1 साल तो पूरा लॉकडाउन रहा कोरोना का, बराबर। और ये मैंने तय कर लिया था मैं वहाँ जाऊँगा,
ये मेरे दिल, ये मेरे अंदर ये बात थी कि मैंने ये सब ये बुक में पढ़ा है और मैंने तय भी किया है जाना है। लेकिन ऊपर का जो हमारा रोजिंदा थॉट प्रोसेस होता है उसमें ये बात नहीं आ रही थी कहीं पर भी, क्योंकि उस वक्त वो सब दूसरी चीज़ों में लगे थे। या यूँ कहिए कि मैं भूल भी गया था। हाँ इसको ऐसा कहते हैं कि मैं भूल गया, याद होते हुए भी भूलना इसको कहते हैं। ठीक है। तो फिर तो 2020 में कोरोना आया ना, तो वहाँ का सब समझो चौपट हो गया, छोड़ भी दिया, काफ़ी लॉस भी हुआ वहाँ। और तब जाके मेरी वाइफ की एक सहेली है, उसने सिर्फ बताया कि कैची धाम है, नीम करोली बाबा का आश्रम नैनीताल में, वहाँ तुम जाओ तो तुमको जो तकलीफें होती है ना, शायद उसका रास्ता मिल जाएगा। बराबर। तब मेरे को सीधा ही वापस याद आ गया कि हाँ, ये नीम करोली बाबा के एक कैची आश्रम में, और जो स्टीव जॉब्स आए थे या उसका तो मैंने एक थोड़ा सा पढ़ा था इस बुक में। तब जाके याद आया कि हाँ, 2017 में मैं जब पहली बार अफ्रीका गया और वापस आया, तो 2017 के अगस्त में ही नीम करोली बाबा ने मुझे बुलाया था, तू पहले इधर आ। लेकिन मैं नहीं गया। बराबर। 20 में ऐसी कंडीशन आ गई कि मुझे तय करना ही पड़ा कि अब मैं वहाँ जाऊँगा। और फिर मैं पहली बार कैसे गया 2021 में, जुलाई में, 2021 की जुलाई में पहली बार कैची गया था। और उसके बाद 2022 में भी गया, 2023 में भी 2 बार गया, 2024 में मतलब समझो कि उसके बाद तो मैं हर साल वहाँ आता जाता रहता हूँ। और उसको मैं नीम करोली बाबा को तो बहुत फॉलो करता हूँ। जितना इस बुक को करता था ना, उतना ही आज उसको करता हूँ। क्योंकि आज 2026 में जब मैं सब पीछे का देखता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि ये जो मैं पॉडकास्ट अभी कर रहा हूँ, तब तक सब करवाने वाले वही थे। चाहे मेरे लिए मुझे सही लगा था या मुझे गलत लगा था, क्योंकि मेरे लिए जो अच्छा था वही उसी ने करवाया था। क्योंकि और एक बात कि वो फिल्म वाली बात वापस लाई। ठीक है। अब देखना क्या हुआ था। तो 2021 में मैं पहली बार कैचे गया, 2022 में भी गया, 2023 में भी गया था। और 2023 में क्या चीज़ हुई मालूम है? जिस स्टोरी के लिए मैंने आमिर खान को लेटर्स लिखे थे कि ये स्टोरी पे पिक्चर बननी चाहिए, मेरे यहाँ इमेजिनेशन है, मुझे भले कुछ आता नहीं हो, बराबर, लेकिन इमेजिनेशन है, तो मैंने ये लेटर लिखा था। उस रिप्लाई नहीं आया। 2023 में इसी स्टोरी पे स्पेन में एक डायरेक्टर ने पिक्चर बनाई, सोसिएदाद दे ला निएवे करके पिक्चर बनाते थे। हाँ, इसी स्टोरी पे, क्योंकि ये रियल स्टोरी थी तो काफ़ी लोगों ने पढ़ी होगी। इसी स्टोरी पे पिक्चर बनाई स्पेन में एक डायरेक्टर ने, और इतनी अच्छी बनाई, इतनी अच्छी बनाई कि पूरे दुनिया में वो रिलीज़ हुई इंग्लिश टाइटल के साथ, इंग्लिश नाम के साथ, द सोसाइटी ऑफ स्नो करके। और वो पिक्चर भी ऑस्कर में गई फॉरेन लैंग्वेज कैटेगरी में, और लास्ट 5 तक नॉमिनेशन, 5 नॉमिनेशन तक ऑस्कर में गई। वाह क्या बात है। हाँ, तो फिर देखिए ये है कि यहाँ से देखूँ, बराबर। तो ये आपके क्वेश्चन का तो जवाब इसमें सब आ गया कि ये बुक में से ऐसी कौन सी चीज़ें यूनिक निकल के आती है, बराबर। तो मैंने तो ये सिर्फ 2 जो सबसे बड़ी मुझे चीज़ लगी वो ये 2 चीज़ों के बारे में बताया। और उसके बाद तो मैं जब कैची जाता हूँ, वहाँ रुकता हूँ 2-3 दिन 4 दिन, कभी वापस आता हूँ। 21 से बहुत फॉलो करता हूँ मैं नीम करोली बाबा को। और मुझे तो ये लगता है कि वो मेरे हर सवाल का जवाब भी देते हैं, मेरे साथ भी है। क्योंकि वहाँ जाने के बाद मुझे ऐसे ऐसे अनुभव हुए हैं जिसको
कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा कि मैं इसको आपके सामने बयां कर सकूँ, शब्दों में बता सकूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी बात है जिससे आपको लगता है कि नीम कॉलोनी वाले बाबा आपके साथ हैं और आपको गाइडेंस करते हैं?